आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। और आज जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा हाई है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं उन क्वेश्चंस में इनकी काउंटिंग होती है जो कि बहुत हार्ड माने जाते हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं तो मान के चलें कि आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ला एंट्रेंस देने जा रहे हैं या फिर आप किसी आम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस में से 7 से 8 क्वेश्चंस भी सही कर पाते हैं तो आप अपने आप को लकी मानेंगे और अपने आप को ये मानेंगे कि हाँ, आपने कुछ तो सीखा है, कुछ तो लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा है और आपको लीगल एप्टीट्यूड समझ में आ रहा है। और यदि आप नहीं दे पा रहे हैं इन प्रश्नों का उत्तर, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है बहुत सही नहीं जा रही है। तो चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं और आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं जिनको मैं सोच रही हूँ कि कलेक्ट करके एक ही बार आपको वीडियो के माध्यम से दे दूँगी, क्योंकि उन क्वेश्चंस का जो मतलब आंसर है, मतलब अगर मैं कमेंट के माध्यम से दूं तो शायद आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप लोग भी कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में मिलाते हुए चलिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। और सभी लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द लाइव, और सभी लोग अपना आंसर जो है कमेंट करिएगा। देखिए आप लोग कितने सारे नंबर्स में लाइव होते हैं, पर कमेंट जो आते हैं बहुत कम आते हैं, जबकि मैं समय निकाल के आपके कमेंट का जवाब देने के लिए रेडी रहती हूँ, लेकिन आप पढ़ने के लिए रेडी नहीं होते। आप ऑनलाइन होते हैं लेकिन फिर भी आप कमेंट नहीं करना है। क्या प्रॉब्लम है भाई? अपनी पढ़ाई से क्या दिक्कत है? अगर आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपकी तैयारी जो है सही चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो आपको और क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाए जिससे आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा सके। कुछ बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैम क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराइए, तो मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिले, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका प्रॉफिट मिल पाए। तो यदि यह मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा कि आज का यह प्रयास आप लोग को कैसा लगा। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस का PPT बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 लैंग्वेज में क्वेश्चंस को टाइप करना काफ़ी समय लॉस होता है। फिर भी मैं, अगर आप लोग को ये मेरा प्रयास पसंद आता है तो मैं इस तरीके से दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। हिंदी मीडियम्स के लिए भी यह बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि जो आपकी ला की जो लैंग्वेज है ना, उसको आप इंग्लिश में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हिंदी में कुछ चीज़ें बहुत ही टफेस्ट लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, तो आप अगर उसको इंग्लिश में सुनेंगे समझेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, Which sections of IPC deals with voluntary intoxication? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मतता से संबंधित है। यानी भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वेच्छा से नशा करने से संबंधित है, स्वेच्छा से नशा करने से संबंधित है। ऑप्शन ए है सेक्शन 84 धारा 84, ऑप्शन बी है सेक्शन 85 और ऑप्शन सी है सेक्शन 86, ऑप्शन डी है सेक्शन 87। तो जल्दी से अपना कमेंट करिए, आप लोग सही आंसर कमेंट करिए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 86। धारा 86 क्या करता है? स्वेच्छा से नशा से संबंधित प्रावधान करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी कमिटेड इन अ प्राइवेट प्लेस? निम्नलिखित में से कौन निजी स्थान पर कारित नहीं हो सकता? यानी कि ऐसा कौन सा आपराधिक कृत्य है जो निजी स्थान पर कारित नहीं होता है? ऑप्शन ए है हत्या यानी मर्डर, ऑप्शन बी है रायट बलवा, और ऑप्शन सी है असॉल्ट हमला, और ऑप्शन डी है अफरे दंगा। तो इस प्रश्न का कमेंट करिए जल्दी से जवाब। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है और कौन सा जवाब इसका क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मर्डर की बात अगर की जाए, ऑप्शन ए है मर्डर, ठीक है। तो मर्डर कहीं पे भी की जा सकती है, हो सकता है वो निजी प्लेस हो या फिर वो पब्लिक प्लेस हो, कहीं पे भी किया जा सकता है। किसी के घर में भी लोग क्या करते हैं, मतलब फैमिली मैटर होने पे भी लोग मर्डर कर देते हैं। तो ये एक निजी प्लेस होता है, घर क्या है, एक निजी प्लेस है। या फिर प्राइवेट प्लेस पे भी मर्डर हो सकता है।
और पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बलवा जो है ये भी क्या है आपका, ये भी प्राइवेट प्लेस पे और निजी प्लेस, मतलब कि प्राइवेट प्लेस और पब्लिक प्लेस दोनों जगह पे हो सकता है। हमला भी क्या हो सकता है, ये आपका हमला अगर कोई करता है तो या तो ये प्राइवेट प्लेस पे भी हो सकता है और कई सारे लोगों के बीच में भी हमला भाई करने का उद्देश्य जो भी होना चाहिए, कुछ भी कभी भी कर सकता है। और ज़्यादातर जो हमले किए जाते हैं, जो असॉल्ट होते हैं, अटेम्प्ट टू असॉल्ट होते हैं, वो क्या होता है कि अकेले में ही किया जाता है, कि जिस पे जो पीड़ित है, जो मतलब जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है, वो उसका काफ़ी टाइम से लोग जो भी है अपना माइंड मैपिंग करते हैं कि वो बंदा अकेला मिले या फिर जो भी है अकेले मिले, उस पर क्या किया जाए, हमला किया जाए, प्रहार किया जाए। अफरे ये एक पब्लिक क्या होता है, पब्लिक वर्क होता है। मतलब कि दंगा का मतलब होता है जिसमें क्या हो कि एक पब्लिक प्लेस पे क्या किया जाए, लोगों को भड़काया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, दंगा, ठीक है, जिसमें कई सारे लोग सम्मिलित होते हैं। तो दंगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दंगा क्या है, एक पब्लिक प्लेस पे कारित वर्क है, यह निजी स्थान पे नहीं हो सकता। दंगा क्या होगा, दंगा में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मर्डर जो है, मर्डर पब्लिक प्लेस पे ही होगा, बलवा जो है ये भी पब्लिक प्लेस पे होगा, हमला जो है ये पब्लिक प्लेस पे ही होगा। किसी भी परिस्थिति में ये तीनों कंडीशंस हो सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है। ऑप्शन ए है अटेम्प्ट, प्रयास, ऑप्शन बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, ऑप्शन सी है अबेटमेंट, दुष्प्रेषण, ऑप्शन डी है किडनैपिंग। चलिए इसको मैं बताती हूँ कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का क्या सही आंसर हो सकता है। देखिए प्रयास क्या है, प्रयास यानी कि ये आपराधिक कृत्य होने से पहले किया गया क्या होता है, जो भी माइंड मैपिंग है, यानी कि पहले प्रयास किया जा रहा है, यानी कि वो कार्य अभी हुआ नहीं है, तो इसे हम अपराध नहीं बोल सकते। ये क्या है, अपूर्ण अपराध है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपूर्ण अपराध क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि ये आपराधिक कृत्य होने से पहले का कार्य है, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र यानी कि अपराध करने के लिए जो माइंड सेट किया जाता है, जो षड्यंत्र किया जाता है, जो व्यू बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये जो भी आपराधिक कृत्य से पहले का क्या है, आपका जो भी वर्क है वो है। दुष्प्रेषण तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका अपराध होने से पहले का है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है किडनैपिंग, किडनैपिंग मतलब अपहरण होता है, अगवा करना होता है। तो अगवा करना मतलब या फिर अपहरण करने का मतलब यह है कि अपहरण कर लिया गया है, ठीक है, किडनैपिंग हो चुकी है। किडनैपिंग मतलब अपहरण, ये क्या है, किडनैपिंग एक आपराधिक कृत्य है, यानी कि ये अपराध हुआ है, ठीक है। यानी कि यह क्या है, ये पहले से अपूर्ण अपराध नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी चॉइस किया था उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आप लोगों के अभी तक सही हुए, क्योंकि आज के क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया है कि वही स्टूडेंट्स अपना जो भी एबिलिटी है चेक कर पाएँ कि जो कि सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज का टेस्ट आप लोगों का जो भी है वो चेक माइंड सेट चेक कर पाएगा कि हाँ आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी कितनी और मेहनत करनी बाकी है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी वर्ड एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड। एक्सटॉर्शन को किसमें डिफाइन किया गया है, उद्दापन शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन ए है सेक्शन 383, ऑप्शन बी है सेक्शन 348 और ऑप्शन सी है धारा 387, ऑप्शन डी है 390। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 383 में एक्सटॉर्शन को या फिर उद्दापन को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब मैं एक्सटॉर्शन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो समझ में आ गया, बट जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा। आम भाषा में उद्दापन को अगर बताया जाए तो उद्दापन का मतलब होता है जबरन वसूली करना, ठीक है, जबरदस्ती किसी से वसूली करना, जैसे फिरौती मांगना, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो वसूली करने का मतलब क्या हो गया, ये आईपीसी के धारा 383 के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। अगर धारा 384 की बात की जाए तो एक्सटॉर्शन के लिए पनिशमेंट का जो आईपीसी में प्रावधान है वो किस में है, सेक्शन
384 में दिया गया है, यानी कि एक्सटॉर्शन के पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो आईपीसी के सेक्शन 384 में किया गया है। इस प्रश्न का जवाब जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी स्टकिंग ऑफ अ वुमेन बाय एनी मैन इज पनिशेबल। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किसी पुरुष द्वारा एक महिला का पीछा करना दंडनीय अपराध है? पहली बात ये कि आईपीसी का जो मतलब धारा है 354A, ये किसी लड़के के द्वारा या किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री के छेड़छाड़ से संबंधित है। तो यदि सिर्फ आपसे ओरली पूछे कि सेक्शन 354 क्या है, तो ये किसी पुरुष द्वारा किसी महिला को छेड़ने से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि किसी महिला का पीछा किसी पुरुष द्वारा किया जाता है, तो ये आईपीसी की किस धारा के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, यानी कि दंडनीय अपराध है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेक्शन 354A और सेकेंड ऑप्शन है 354B, ऑप्शन सी है 354C और ऑप्शन डी है 354D। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है तो यह आईपीसी की धारा 354D के अकॉर्डिंग क्या है, दंडनीय अपराध है। इस प्रश्न का जवाब जिन लोगों ने ऑप्शन डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी मृत व्यक्ति के शरीर से आभूषण निकालना किस प्रकार का अपराध है, या फिर ये आईपीसी के किस धारा में संरक्षित किया गया है या फिर किस धारा में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए कमेंट के माध्यम से पहले आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ। देखिए एक एक करके मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जो आईपीसी का सेक्शन 392 है, ये लूट के लिए दंड का प्रावधान करता है, यानी कि ये क्या है, लूट के लिए दंड का प्रावधान करता है। और 379 की अगर बात की जाए तो 379 चोरी के लिए दंड का प्रावधान करता है। और सेक्शन 420 क्या करता है, चीटिंग को क्या करता है, डिफाइन करता है, यानी कि चीटिंग मतलब छल शब्द को परिभाषित करता है। और सेक्शन 404 क्या कहता है कि यदि किसी मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी के शरीर से क्या किया जाए, किसी भी प्रकार का उसका शोषण किया जाता है या फिर उस पे जो गहने हैं, आभूषण हैं, उनको निकाला जाता है, तो इससे आईपीसी की सेक्शन 404 में संरक्षित किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट धारा है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी चॉइस किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है कि द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं। देखिए अपराध होने के लिए दो आवश्यक तत्व होते हैं। अगर तत्वों की जब भी आपसे कंपोनेंट की बात की जाए या फिर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो कंपोनेंट्स इसके दो ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं अभी मैं बताऊंगी। पहले तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो आप लोग कमेंट करें कि अभी मैंने आपको गेस दे दिया कि दो ही होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंस रिया एंड एक्टिस रियस जो होता है, यानी कि आपराधिक मनस्थिति और आपराधिक कृत्य, ये दो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं क्राइम के होने के लिए। अपराध होने के लिए दो आवश्यक तत्व जो होते हैं ये आपराधिक मनस्थिति और आपराधिक कृत्य होते हैं। ये दो आवश्यक तत्व होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, चैप्टर 5A ऑफ द आईपीसी डील्स विथ, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 5A संबंधित है, यानी कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 5 में क्या बताया गया है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है अटेम्प्ट यानी कि प्रयास, ऑप्शन बी है जनरल एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ऑप्शन डी है जनरल एक्सेप्शंस। यानी कि ऑप्शन ए प्रयास, ऑप्शन बी साधारण स्पष्टीकरण, ऑप्शन डी है आपराधिक षड्यंत्र और ऑप्शन डी है साधारण अपवाद। तो देखिए अगर आप चैप्टर 5A पढ़ते हैं तो 5A में मैंने आपको आईपीसी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको बताया है कि 5A में
आपराधिक षड्यंत्र को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, और वहाँ पे यदि कोई डाउट होता है या कोई चीज़ उससे संबंधित आपको समझ में नहीं आती तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। फिलहाल आईपीसी में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी मैंने वहाँ पे करा दिए हैं। फिर भी बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है या कोई टॉपिक छूटा है तो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन सी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, एन एग्जीक्यूशनर हु एग्जीक्यूट द डेथ penalty is protected from criminal liability under which sections of IPC। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड का निष्पादन करता है वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से संरक्षित है। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि कोई किसी को मारता है, किसी की जान लेता है, तो आईपीसी की धारा के अकॉर्डिंग वो हत्या करता है, वध करता है या मर्डर करता है, ठीक है। लेकिन एक जल्लाद जो किसी को फांसी की सज़ा देता है, यानी कि किसी को फांसी देता है, किसी का मर्डर करता है, वो किस प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेक्शन 80 और ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है 78 और ऑप्शन डी है 79। इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन 79 दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये सभी सेक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे, और जब मैंने आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ाया था तो क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग मैंने इस सेक्शंस को आपको पढ़ाया है, और वहाँ पे बताया है कि जब कोई क्या करता है न्याय के संरक्षण में रहते हुए, ठीक है, भूल के अभाव में ऐसे कृत्य करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि एक सिपाही है और उस सिपाही को डीएम के आदेश के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, अगर डीएम दफ्तर के आगे जो है काफ़ी पब्लिक की भीड़ लगी हुई है और डीएम ने उस सिपाही को क्या किया, ऑर्डर दिया है कि आप जो है यहाँ पे गोली की फायरिंग करिए, और उस सिपाही फायरिंग करता है, तो ये एक आपराधिक कृत्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब एक जल्लाद क्या करता है, किसी को मृत्यु दंड देता है या फांसी की सजा देता, फांसी के तख्ते पे चढ़ाता है या फांसी देता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी दायित्व की पूर्ति करता है, न्यायिक कार्य करता है। तो ये आपके आईपीसी के सेक्शन 79 में डिफाइन किया गया है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्या विषय हैं? ऑप्शन ए है स्टेट, केवल राज्य, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन सी है स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और व्यक्ति, और ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। यहाँ पे केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि है ये किसके लिए काम करता है, किन्हीं मतलब जो भी किन्हीं दो देशों के बीच या फिर अन्य देश जो भी हैं उनके बीच में, यानी कि देशांतर के बीच में जो भी कोई मैटर होता है, विवाद होता है, मसले होते हैं, उनको सुलझाने के लिए या फिर उनको जानने के लिए क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि कार्य करता है, न कि किसी इंडिविजुअल यानी कि किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन सी तो इस प्रश्न का होगा नहीं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करता, और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के लिए भी कार्य नहीं करता, और यह सिर्फ राज्य के लिए भी कार्य नहीं करता। ये क्या करता है, राष्ट्रों के लिए कार्य करता है, देशों के लिए कार्य करता है, जो भी देश इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जिन लोगों ने ऑप्शन बी दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए आगे प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शन। संयुक्त राष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा अंग विधायी कृत्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है द जनरल असेंबली, महासभा, ऑप्शन बी है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ऑप्शन सी है द ट्रस्टीशिप
काउंसिल, न्यायसीता परिषद, ऑप्शन डी है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन ए चॉइस किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो यदि आज के सेशन में आप लोगों ने 8 से 10 क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी चल रही है। और यदि ऐसा नहीं है तो आप मान के चलिए कि अभी आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा और मेहनत आप लोग करिए। आपका ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस है, बाकी और सब्जेक्ट्स पे भी अभी आपको बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक सब्जेक्ट्स पढ़ लेने से आपका भला नहीं होने वाला, सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर का फोकस आप लोग रखिए। लेकिन ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सब्जेक्ट को आपको बराबर आपको देखना है। और चूंकि आपने अभी तक इस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं था इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको लीगल एप्टीट्यूड की जानकारी तो रखनी ही होगी और कोशिश करिए जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो लंबे समय तक याद रहें, क्योंकि मैंने कई सारी चीज़ें इसमें से पढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि ये जो भी क्वेश्चंस है मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने टॉपिक सारे आपको डिस्कस किए, पर ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं किए थे। और कुछ नए क्वेश्चंस उन टॉपिक से रिलेटेड मैंने बनाए और मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं, देखा जाए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और चूंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए भी हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों सभी के साथ में। और जो भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।